इज इक्वल टू दिस प्लस 1, ये हो गया, इज इक्वल टू दिस और इसका स्क्वायर प्लस यू। हेलो, प्रणाम बेटा, राधे कृष्णा। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई जो एडवांस आया है, ठीक है ना, एक तो वो मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था। दूसरा 95% अपनी क्लास से है, 95% वो अपनी क्लास से आया है। यस, मेरी शीट में है क्वेश्चन, अपनी क्लास की इलस्ट्रेशन और अपना कॉन्सेप्ट है, 95% वो अपनी क्लास से आया है। हाँ, और मैं 9 से 10 बजे तक, 9 से 10, ठीक है ना, स्पेशल क्लास ही लूंगा उसी चीज पे, एडवांस के एनालिसिस पे ही, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, आपको मैं दिखाऊंगा वो चीजें कि कहां कहां से वो नोट्स में से अपनी चीजें आई हैं। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस मेरे में से ही आया है, बहुत लोगों के नोट्स होंगे वैसे, बहुत बढ़िया तरीके से आया पेपर, ठीक है ना। तो मैं अपनी तारीफों के पुल बांधने के लिए क्लास नहीं ले रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उनमें से 95% से ज्यादा मैच हो रहा है। ठीक है ना। इसको कुछ लोग अपनी अलग से ही उपलब्धि समझ लेते हैं कि ये तो मेरा ही पेपर है, भाई ये सबका है। हाँ ठीक है ना, बहुत सारे लोग, बट अपना ये कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, तो वी आर वन ऑफ देम, हम लोग उसमें से हैं, हम लोग उनमें से हैं जिनका पेपर 95% मैच कर रहा है। व्हाट इज द 5% अपना मन है, आप उसका क्रेडिट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। भाई 5% तो अपना मन है कि यार हम कहें कि हाँ सर आपने बताया था। अगर आप ये कहो नहीं सर ये नहीं बताया था, किससे रिलेटेड कुछ बता दिया, तो हम इसको मानेंगे नहीं, तो 5-10% आप ऐसा मान सकते हो। हाँ, लेकिन 90 to 95% तो ऐसा जिसको हम क्लेम कर देंगे कि देखो ये बताया हुआ है क्लास में, हाँ वो है, कुछ चीजों को कह सकते हैं ना। हाँ अभी तो है 9 से 10, रात में 9 से 10 स्पेशल क्लास है एडवांस के एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब तो खैर अपना वेव ऑप्टिक्स का टाइम है, वेव ऑप्टिक्स चालू करते हैं, ठीक है ना। 2 दिन हमने थोड़ा कुछ कुछ लेंस भी पढ़ा है। हाँ हाँ, ये सब होने वाला है, अभी हो जाएगा बस। ईएम वेव्स और ये सारे टॉपिक मुझे याद है, थोड़ा देर हो सकती है पर होंगे जरूर, ठीक है ना, इस मंथ हो जाएंगे। अभी तक तो एडवांस की आफत आई हुई थी ना, अब अपन रिलैक्स्ड है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया है, बस उसको बढ़िया से कर लेना। एडवांस का पेपर उठा के देखो, बिल्कुल उसी में से आएगा, उसी में से आया हुआ है। हाँ चलो भाई, वाईडीएस से स्टार्ट करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों इसके लिए यहां से देखना, अब सर वेव ऑप्टिक्स में है, ये पेज छोड़े, वेव ऑप्टिक्स में तो है ये, अब तो वेव ऑप्टिक्स ही चलेगा ना पूरा टाइम, लेंस तो पूरे हो गए, वेव ऑप्टिक्स के एंड में जाके फिर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे एक दिन, और फिर एक दिन के लिए डिस्पर्जन वगैरह निपटाएंगे, है ना। डिफेक्ट्स तो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ चीजें होंगी, वो आइज का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पढ़नी है, आइज की स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है, ठीक है भाई। तो चलो, वाईडीएससी के लिए जरूरी है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। सुनना बात को ध्यान से, तो मैं पहले इंटरफेरेंस का इंट्रो दूंगा आपको, तब वाईडीएससी का कुछ समझ में आना शुरू होगा कि भाई इंटरफेरेंस क्या है, वो मैं बताऊंगा। हालांकि वेव्स में मैं बता चुका हूं क्या है, लेकिन फिर भी एक इंट्रो बनता है, फिर भी एक इंट्रो बनता है। 4A 4B के मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है ना। तो उसकी मैं कोई ऐसी डिस्कशन की गारंटी नहीं ले रहा हूं कि मैं उसको कराऊंगा, मैंने सबके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए, ठीक है ना, वहां से कर लेना, ठीक है ना, नोट्स तो मिल जाएंगे, हाँ वहां से कर लेना, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना मैं करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अब एडवांस का एक बैच लॉन्च करने वाला हूं, एडवांस का बैच लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए, 12th वालों के लिए, ठीक है। हाँ, जो बिल्कुल पैरेलल टू कोटा रहेगा, जैसे कोटा में A1 बैच होता है ना, बस वो A1 बैच की असली असली रंगत कब आती है, जब उनका सिलेबस पूरा हो जाता है। तो पहले उनका सिलेबस पूरा करवा देते हैं, जैसा हमने कर लिया अगस्त में, अब आएगा बैच का वो, तो अब शुरू होगा, ठीक है ना। थोड़ी नंबर ऑफ क्लासेस उसकी कम रहती है, वीक में 2 या 3 क्लास हुआ करेंगी, पर बढ़िया वाली क्लासेस हुआ करेंगी। क्वेश्चन ही होंगे बढ़िया वाले क्वेश्चन, जिनमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो वो आप कह रहे हो ना, रिवीजन 11 का सब कवर हो जाएगा उसमें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है भाई, जैसे 2 पॉइंट्स है ये, ठीक है ना, मान लो 2 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से रे आ रही है पॉइंट 1 से, और पॉइंट 2 से रे आ रही है। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से अगर रे आ रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मीटिंग होगी, सुनते जाना बात को ध्यान से, यहाँ पे जो मीटिंग होती है रे की, ये वाली ये, ठीक है, ये मीटिंग पे इस जगह पे इंटरफेरेंस होता है, इस जगह पे इंटरफेरेंस होता है। तो वो किस चीज से मिलता है, मतलब एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं मैं इसका आपको, मतलब एकदम क्विक रिकैप टाइप है ये आपके लिए। तो अगर आप इस चीज को करोगे, ठीक है, ये क्विक रिकैप है, इंटरफेरेंस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, फिर हमको वाईडीएससी ऐसा लगेगा कि हाँ वाईडीएससी में हमारा टारगेट ये है। सर हमारा बस चले तो आपसे कॉलेज में पढ़ लिए, होता है बेटा, आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का हुआ है। जब वो यहाँ से कोचिंग में पढ़ के कॉलेज जाते हैं ना, तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ाई जाती है, तो जाते ही एकदम उनका ये ना जो पढ़ाने का तरीका ना उल्टा हो जाता है। हमने ऐसे बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट अपने जिम्मे ले लेके पढ़ाया है, और कॉलेज में जाके ऐसे लापरवाह टीचर की तरीके से पढ़ा के चले जाते हैं लोग बाग, क्योंकि वो उनके उन पे जिम्मेदारी नहीं होती ना, आए बताया और चला गया। फिर वो बच्चे फोन करते हैं कि सर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं पढ़ाते हैं कॉलेज में, ये वो एग्जैक्टली। और वो जो फिजिक्स है ना, पहले साल तो बहुत हेल्प करती है, जो हमारी फिजिक्स है वो बहुत हेल्प करती है पिछले फर्स्ट ईयर में। तो क्या चलिए, तो भाई यहाँ से रे आती है और यहाँ से रे आती है, ये सोर्स S1 S2। अब मान लो यहाँ से इंटेंसिटी I1 आ रही है और यहाँ से इंटेंसिटी I2 आ रही है, यहाँ पे दोनों की मीटिंग हो, तो इस जगह पे इंटरफेरेंस होगा। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ये निकालना इंटरफेरेंस सीखने के बराबर है, ठीक है ना। और ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ये चीज डिपेंड करती है इन डिस्टेंसेस पे, x1 पे और x2 पे, x1 कितना है और x2 कितना है, ठीक है ना, क्योंकि x1 और x2 होता है पाथ डिफरेंस। जब हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, जिसको हम डेल्टा x बोलते हैं, तो दैट इज x1 माइनस x2, ये होता है। अब 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x करके हम फेज का डिफरेंस निकाल लेते हैं,
ठीक है ना, और फेज का डिफरेंस निकाल के फिर इंटेंसिटी की इक्वेशन में रख देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, ये कॉस डेल्टा फाई लिख दो। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इस डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल के यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज वेव्स में हो रखी है और ये वाईडीएससी में भी होनी है, लेकिन वाईडीएससी का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं समझने को, पैटर्न समझना है, लेकिन बेसिक कॉज ये है। ठीक है ना, नहीं अंडर रूट में कॉस नहीं आता, इसका बेसिक समझा रहा हूं ना, अभी समझा रहा हूं। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर यहां की इंटेंसिटी I1 है तो यहां का एम्पलीट्यूड A1 होगा, यहां की इंटेंसिटी I2 है तो यहां का एम्पलीट्यूड A2 होगा, ये A1 और ये A2। ठीक है, तो भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये होता है इसका। तो जब हम इस फॉर्मूले को इधर भी स्क्वायर कर देते हैं तो ये तो AR का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका A1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका A2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2A1 A2 cos फाई, ये हो गया रिजल्टेंट। अब होता क्या है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी है तो उसको लिख सकते हैं K इंटू AR का स्क्वायर, I1 है तो उसको लिख सकते हैं K इंटू A1 का स्क्वायर, अगर I2 है तो उसको लिख सकते हैं K इंटू A2 का स्क्वायर। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब इस A1 की जगह लिख देते हैं, ये जो A1 है इसकी जगह लिख देते हैं हम I1 अपॉन K। देखो A1 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, I1 अपॉन K लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। A2 स्क्वायर इसकी जगह लिख सकते हैं I2 अपॉन K प्लस 2, तो ऐसे रहेगा A1 को क्या लिखोगे अंडर रूट I1 बाई K नहीं लिखोगे, A2 को क्या लिखोगे अंडर रूट I2 बाई K लिखोगे, और cos फाई साथ में एज इट इज चलता रहेगा। अब ये जो AR है इसको क्या लिखोगे, AR को लिखोगे आप IR बाई K। अब आप ये देखो थ्रू आउट K कट गया सब में से, और ये दोनों अंडर रूट के दोनों कटेंगे इससे, तो ये वाली इक्वेशन नहीं हो गई। समझ आ गया? तो ये वाली इक्वेशन यहां से आई है, इंटरफेरेंस है। ठीक है ना, तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन इंटरफेरेंस पे ही पूछ रहा हूं, वाईडीएससी तो करेंगे अभी स्टार्ट। ठीक है ना, प्रीवियस पेज एक बार इसका अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं उस पर एक। या चलो आपकी यादें ताजा हो जाएंगी, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। ये बोल रहा है कि भाई कोई दो सोर्सेज हैं S1 और S2, किसी पॉइंट पे इनसे निकलने वाली जो लाइट रेज है वो मीट कर रही है किसी भी पॉइंट पे। तो ये कह रहा है कि इस जगह पे जो इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है या फिर अगर मिनिमम आती है, तो बोल रहा है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बताइए, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो बताइए। ठीक है ना, बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन सोर्स इफ एंड ऑफ द डबल इंटेंसिटी अदर ऑफ द डबल इंटेंसिटी। ओके, एक की इंटेंसिटी अगर आई है और दूसरे की 2i है, तो मीट करने वाले पॉइंट्स पे जहां भी ये रेज मीट करेंगी वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, उनका रेशियो बताइए। ठीक है ना, देखते हैं कितने लोग आप में से करते हैं इसको, करो। डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है, 9:1। वाओ, राइट। एक से इंटेंसिटी आई है तो दूसरे से 2 आई है, तो यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। किसका बैकलॉग, इसका? ओके, पहले इसको देखो, इसको देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात हो रही है। इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला देखो आप, ये इस वाले फॉर्मूले को देख के क्या लगता है मैक्सिमम कब आएगी आई की वैल्यू? जब cos डेल्टा फाई मैक्सिमम होगा। कब आएगी मैक्सिमम वैल्यू? जब cos डेल्टा फाई मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1 हो सकता है। तो इंटेंसिटी, ठीक है ना, कितनी बन जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी बन जाएगी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी बन जाएगी। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इसको आप ये भी कह सकते हो कि रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ये भी तो कह सकते हो, दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है ना, और भाई आई मिनिमम कब आएगी? आई मिनिमम कब आएगी? जब cos डेल्टा फाई मिनिमम हो, यानी कि -1 हो, कितना हो, -1। तब ये आई मिनिमम जो है आपकी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर हो जाएगी, और यहां पे इन दोनों का ही रेशियो पूछा गया है। ठीक है ना, तो दिस इज 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 -1, ये होगा भाई, स्क्वायर ही तो है। ठीक है ना, तो एक तो इसका स्क्वायर और एक इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 34 बैठती है। 34 बैठेगी क्या? कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। चलो, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू दिस प्लस 1, ये हो गया, इज इक्वल टू दिस और इसका स्क्वायर, ये हो गया। इसको डिवाइड करना है किससे, रूट 2 -1 से, कितना है,
√2 माइनस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। 34.5 ही आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। हाँ, आप देखो ये कुछ याद आया क्या? एक क्वेश्चन और लो ऐसा ही, इसके बाद वाईडीएससी आपको समझ आने लगेगा क्या है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी कि मिनिमम आएगी? भाई ये वाले पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं ना, किसी भी जगह जहां भी मीटिंग हो रही है वहां पे मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है। एक पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो उसमें फिर मैक्सिमम ही रहेगी, मिनिमम है तो मिनिमम ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं तो मीटिंग होगी कि भाई इस पे अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो कितनी है और इस पे मिनिमम है तो कितनी, दोनों का रेशियो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक टाइप है ना, चलो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ईमानदारी की कसम है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अभी मैंने कल एडवांस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बैठ के आराम से देखा, एनालाइज किए, सॉल्व किए, सब देखा, ठीक है ना। और मैं आपको बिल्कुल ऊपर वाली की कसम खा के बोलता हूँ, अगर आप रेगुलर और एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा पेपर था, ऐसा पेपर था। जितनी क्लास में बातें चल रही है ना ये, बस इनको आप 100% सुन लो अच्छे से, पता आपके सिलेक्शन हो जाएगा। एडवांस इज नॉट अ बिग डील यार, पेपर सॉल्व करके देखा मैंने। हाँ, 95% पेपर उन बच्चों से हो जाएगा जो रेगुलर अपना होमवर्क करते हैं और एवरेज से थोड़े से ऊपर है। रेगुलर होमवर्क करने वाले बच्चों से ये हो जाएगा, गारंटीड। हाँ, और मैं जो पढ़ाता हूं, मैं मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इसमें 95% मैच करवा देता हूं, 95% मैच करा देता हूं मैं पेपर को। यानी कि मेरे अगर 2 साल की टीचिंग देखो ना, और 2 साल में मैंने जो पढ़ा है उससे 95% पेपर सॉल्व हो रहा है। हाँ, इट्स ट्रू फैक्ट। मुझे एडवांस के 1-2 दिन तक तो अपनी वैल्यू बहुत फील होती है कि यार मैं अच्छा हूं, ठीक हूं। उसके बाद मैं फिर नॉर्मल हो जाता हूं, भूल भाल जाता हूं। पर एडवांस का पेपर होने के 2-3 दिन तक तो मुझे लगता है कि यार मैं बढ़िया टीचर हूं, अगर मुझसे पढ़ ले कोई मेरी जो बातें हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसे फील होता है मुझे। फिर मुझे लोग ऐसे भूल भाल जाते हैं कि छोड़ो सर ही तो है पढ़ाना, ये इनका काम तो पढ़ाते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन पेपर देख के फीलिंग आती है कि यार अगर कोई रेगुलर और अच्छा स्टूडेंट हो और वो मुझे अच्छे से फॉलो करता हो तो यार उसका तो मतलब 500 तक रैंक तो आ ही जाएगी, 100% आ जाएगी। पर ये रेगुलर होना और 100% फॉलो करना इज अ बिग डील। यही तो एक स्टूडेंट की पहचान है। आप अपना स्टूडेंट होने का धर्म निभा लो पूरा, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। हाँ, टीचर पे भी ध्यान मत दो, बस आप स्टूडेंट को क्या करना चाहिए उतना कर लो। सर जी हमारा मैथ्स वीक है, क्या करें? बेटा मैथ्स अगर आपको अच्छा करना है तो छोटे छोटे क्वेश्चन सारे निपटा लो, हर टॉपिक के छोटे छोटे क्वेश्चन निपटा लो, बड़े क्वेश्चन भी अपने आप होने लगेंगे। मैथ का तो यही है। और ये देख लेना कि कोई आपका टाइम ना खराब करवा दे, क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है। पता चला आपको बहुत इजी सा पढ़ा के आपके 3-3 4-4 घंटे यूं नहीं पढ़वा रहे हैं रोज के, ठीक है ना। हाँ, उस चीज को आप देख लेना, क्योंकि ये चीज मैथ मतलब टाइम बहुत मैटर करता है। हमारे पास कन्फाइंड टाइम रहता है, उसी में अच्छा करना होता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बड़े अच्छे से क्वेश्चन बोला हुआ इसने। इसने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ 2 सोर्सेज। भाई इतनी बढ़िया बात लिखी है इसने। आपको ऑल इंडिया रैंक की कसम है, अगर गूगल करो, एक वर्ड पे भी गूगल करो, ठीक है। एम्पलीट्यूड amplitude of intensity variation, amplitude of intensity variation of 2 sources is found to be 3%. Variation of 2 sources is found to be 3%. Wow. Of the average intensity, of the average intensity, ऐसा लिख के दिया उसने कि amplitude of intensity variation of 2 sources is found to be 3% of the average intensity. Find the ratio of intensities of the 2 interfering sources. Find ratio of 2 intensities of 2 interfering sources. चलो, सेंटर ऑफ मास का कोर्स कल से आ रहा है, इमर्ज 1.0 में कल से सेंटर ऑफ मास आ रहा है। सर बात बताओ, अगर मैथ अच्छा नहीं होगा फिजिक्स में भी बहुत दिक्कत आती है? नहीं, ऐसा ट्रू नहीं है। फिजिक्स के लिए बस बेसिक मैथ्स चाहिए होता है, बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मैथ अगर बहुत अच्छा है तो आपको पूरी लाइफ टाइम फायदा रहता है। हाँ, मैथ को अच्छा रखना ही पड़ता है। मैथ शुड बी गुड, और मैथ इनअचीवेबल नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। एक अच्छी बुक, ठीक है, अच्छा मटेरियल, अच्छा टीचर पकड़ के छोटे छोटे क्वेश्चन सारे कर लो तो मैथ्स बहुत बढ़िया हो जाता है यार, बहुत बढ़िया हो जाता है। हाँ, चलो भैया क्वेश्चन करो, मैं इसके लिए आपको ना 2 मिनट दे रहा हूँ। आज की क्लास मतलब फंडे देने में जाएगी बहुत सारी, एडवांस की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है, और मैं फंडे देने कर रहा हूँ बंद। एग्जैक्ट 2 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। पोल खत्म, टाइम खत्म, देखता हूँ कितने लोग सही आंसर देते हैं। Amplitude of intensity variation of 2 sources is found to be 3% of the average intensity. Find the ratio of intensities of the 2 interfering sources. That's it. मैंने बस टाइमर चलाया है, टाइमर आपके लिए। सर शीट तो कभी कंप्लीट होती ही नहीं आपकी, शाम बात करेंगे इस बात पे भी। सर एरिया ऑफ विसिनिटी कभी भी नहीं होगा, फिजिक्स में नहीं है ये टॉपिक, एरिया ऑफ विसिनिटी। बेटा आज के लेक्चर के लास्ट के 10 मिनट, लास्ट के
10 मिनट हम लोग जनरल टॉक कर लेंगे, ठीक है? अब आप यहां पे मत करो, है ना? लास्ट के 10 मिनट्स में जनरल टॉक कर लेंगे। अभी मत करो क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा एडवांस वाले फंसा देते हैं, ठीक है ना? सुनना बात को ध्यान से। ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ टू सोर्सेज, यानी कि एक सोर्स तो ये ले लो और एक सोर्स मान लो ये ले लो, S1 ले लिया, S2 ये ले लिया। अब कहीं कहीं पे इनकी इंटेंसिटी नापी जा रही है, यहाँ पे, ठीक है ना? इसी तरीके से इस पॉइंट पे नापी जा रही है, फिर इस पे। तो इसकी इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो इस तरीके से हो रहा है कि जो एवरेज इंटेंसिटी है उससे 3% कहीं ज्यादा है और कहीं 3% कम है। यानी कि जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां पे 103 होगा और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम है वहां पे 97 होगा। यही तो मतलब है अगर एवरेज 100 है तो। सोच के देखो कितना तगड़ा घुमाया इसने, कितना तगड़ा घुमाया बात को। बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ टू सोर्सेज फाउंड टू बी 3%। 3% यानी कि 100 में से 3 का वेरिएशन है ऑफ द एवरेज इंटेंसिटी। यानी कि एवरेज इंटेंसिटी को अगर 100 मान लो तो मैक्सिमम 103 होगी और मिनिमम 97 होगी। ये मतलब निकलता है। जितने लोगों ने ये मतलब निकाल लिया समझ लो उनका थिंकिंग एकदम सही तरीके से चलती है और उनमें कॉमन सेंस भी है। कोई लोचा नहीं है लैंग्वेज का, कोई लोचा नहीं है। ये तो बोल रहा है कि दो सोर्सेज से जो मिलने वाली इंटेंसिटी है उसका वेरिएशन। भाई मैक्सिमम मिनिमम भी तो कोई चीज होती है। हाँ ये हो गया। अब मुझे इतना पता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 जो है ना उसका स्क्वायर होती है और जो मिनिमम होती है वो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर होती है। दोनों को डिवाइड कर लो और दोनों को डिवाइड कर लो। ये हो गया। निकालना क्या है? निकालना है I1 बाई I2। तो एक काम करो ना, ऊपर वाली नीचे वाली दोनों इक्वेशन को रूट ऑफ I2 से डिवाइड कर दो। तो ये तो 103 है और ये 97 है। रूट ऑफ I2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना? अंदर दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 और ये +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 और ये -1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है ना? अब क्या आप इसी को सॉल्व नहीं कर सकते? 103 बाई 97 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 और अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। क्या x नहीं आएगा? जो भी आएगा वही आंसर है, x ही आंसर है, ठीक है ना? और ये वाला आंसर आएगा आपका 4565। क्या आएगा? कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। दैट्स इट। इतना क्वेश्चन था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी YDSC स्टार्ट ही नहीं हुआ है। YDSC अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। YDSC में क्या करना है, किस चीज पे बात होनी है, इंटेंसिटी, वो भी अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए काफी है, ठीक है? हाँ चलिए अब चलते हैं YDSC पे। मैं बस ये कह रहा हूं कि इसकी जो इंटरफेरेंस है इसकी भी थोड़ी सी इज्जत करनी है हमें। अब सुनना बात को ध्यान से। YDSC, ठीक है ना? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है? मतलब रेडी हो जाओ, ठीक है ना? जब सर ने बोल दिया कि लास्ट के 10 मिनट में जनरल टॉक करेंगे, ठीक है ना? तो अब बस लास्ट के 10 मिनट में ही सोचेंगे, लास्ट के 10 मिनट में ही बात करेंगे, ठीक है ना? जब तक लास्ट के 10 मिनट नहीं आते तब तक इस टॉपिक पे 100% फोकस कर रहे हैं। जो सर पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे, ठीक है ना? इतना कर लो बस। मैं आपको YDSC 100% समझा दूंगा और इसकी गारंटी है इस पे से क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है? चलो मैं YDSC समझा रहा हूं आपको। सबसे पहली चीज तो YDSC है क्या? YDSC वो एक्सपेरिमेंट है जो प्रूफ है इसका वेव नेचर का, प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट की वेव नेचर का प्रूफ है ये, ठीक है ना? चलो इमोजी ऑफ नहीं किए थे क्या हमने? ये तब से इमोजी मौज ले रहे हैं हमारी क्लास में, बताओ। प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट है ये। सर प्रूफ क्यों है ये? क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस केवल वेव्स ही शो करती हैं, केवल वेव्स ही इंटरफेरेंस कर सकती हैं। और ये YDSC जो है ये इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है जिसमें दिख जाता है कि देखो इंटरफेरेंस कर रही है लाइट, ठीक है? अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भाई सिंगल स्लिट और डबल स्लिट इसका क्या मतलब है, ठीक है ना? तो भाई इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या होता है, एक आपको कार्डबोर्ड लेना होता है, ठीक है ना? एक कार्डबोर्ड लेना होता है इस तरीके का, यूं, ठीक है? और उस कार्डबोर्ड में आपको दो स्लिट बनानी होती है। स्लिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ब्लेड होता है ना और पेपर लेके स्लिट को, स्लिट का मतलब ऐसे कट लगा दो, यूं कट लगा दो बस, जैसे ब्लेड से कट लगाते हैं, स्लिट द थ्रोट, गला काट देना, ठीक है ना? बस एक कट लगाना इज स्लिट बनाना, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही है। इसमें क्या करना है, अगर आप दो कट लगा दो ऐसे यूं, तो ये आपने दो, देखो ये तो बड़ी स्लिट, ज्यादा बड़ी ओपनिंग होगी नहीं, स्लिट मतलब बस इतनी सी ओपनिंग, इतनी सी होनी चाहिए, ये बहुत जरा सी ओपनिंग, तो इसको बोलते हैं स्लिट। दिस इज स्लिट 1 एंड दिस इज स्लिट 2, ठीक है ना? तो एक कार्डबोर्ड पे ऐसे स्लिट लेनी है, ठीक है? और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, सेटअप में क्या होता है, एक स्क्रीन होती है इस तरफ, ये क्या होती है, एक स्क्रीन होती है, और इस तरफ ये कार्डबोर्ड होता है, स्लिट वाला, दो स्लिट वाला कार्डबोर्ड होता है ऐसे, ठीक है? तो ये मैंने ऐसे आपको इसके बीच में खड़े होकर दिखाया कि भाई यहाँ बीच में खड़े हो आप, तो आपको स्क्रीन तो ऐसे दिखेगी, स्लिट ऐसे दिखेगी। तो होता क्या है, किसी भी इस कार्डबोर्ड का ये मान लो सेंट्रल लाइन है, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे यहाँ से एक लाइट रे आती है और एक यहाँ से लाइट रे आती है। तो ये स्लिट 1 से आती है और ये स्लिट 2 से आती है। ये दोनों लाइट रे आके यहाँ पे इंटरफेयर करती है और यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, इंटरफेयरिंग पैटर्न बनता है यहाँ पे यूं, इस तरीके से ऐसे फ्रिंजेस बनती है, लाइनें बनती हैं ऐसे, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट लाइनें बनती हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस बनती है, ठीक? तो ये जो एक्सपेक्ट, जो फ्रिंजेस बनना है कि कहीं पे डार्क फ्रिंज बन रही है, कहीं पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ये डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनना ही इंटरफेरेंस होता है, जो कि केवल वेव नेचर में होता है, लाइक स्पेक्ट्रम, एग्जैक्टली लाइक स्पेक्ट्रम। कभी कभी किसी किसी कॉमिक्स में चोर के कपड़े भी ऐसे बनाते थे, चोर बनाते थे ना ऐसे, ऐसे चोर बनाते थे यूं, किसी किसी कॉमिक्स में यूं चोर के कपड़ों पे ऐसे स्ट्रिप्स वाली टी शर्ट पहनाते थे चोर को यूं, और उसके मुंह पे यहाँ पे एक मसा भी लगा देते थे बड़ा सा यूं, यहाँ ऐसे मसा लगाते थे, होता है ना कॉमिक्स में। तो कभी कभी वो चोर की जो टी शर्ट है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप वाली, वैसा पैटर्न बन जाता है यहाँ पे,
ठीक है, तो ये स्लिट 1 और स्लिट 2 यहां से एक्सपेरिमेंट ये होता है। तो अब इस सेटअप को, ये जो स्लिट 1 और स्लिट 2 है, मैं इसको साइड वाइज दिखाऊंगा, कैसे, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कार्डबोर्ड होता है इस तरीके का, ये रहा कार्डबोर्ड, ये ले लो, यहां पे एक रेफरेंस लाइन होती है, देखते जाना आप, ऐसे करके एक रेफरेंस लाइन होती है, ये ऐसे होता है। तो ये तो आपका कार्डबोर्ड हो गया, ये आपकी स्क्रीन हो गई, इसको कार्डबोर्ड बोलते हैं, ये स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो स्लिट लगी हुई है, इस जगह पे, इस जगह पे, तो ये दीज आर कॉल्ड ओपनिंग्स, ये ओपनिंग है यहाँ पे, क्या ये ओपनिंग है, तो छोटी सी ओपनिंग यहाँ बनाते हैं, ऐसे स्लिट दिख रही होगी, और एक ऐसी ओपनिंग यहाँ इधर की साइड बना लेते हैं, तो दो ओपनिंग दिख गई होगी आपको, ठीक है। तो भाई इसको स्लिट 1 बोलते हैं, इसको स्लिट 2 बोलते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक सोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। अब इस सोर्स से क्या है, लाइट चारों तरफ जा रही है, चारों तरफ लाइट, यानी कि इससे वेवफ्रंट बन रहे हैं, ऐसे यूं बन रहे हैं वेवफ्रंट। इमेजिन करो कि एक वेवफ्रंट ऐसा है जो यहां से पास हो रहा है, वही वाला वेवफ्रंट यहां से भी पास होगा, ठीक है ना। तो एक वेवफ्रंट तो यहां से पास हो गया इस वाली ओपनिंग से, और वही वेवफ्रंट इस वाली ओपनिंग से पास हो गया। तो आप ये सोचो कि ये दोनों स्लिट सेम फेज में आ गई, क्या ये दोनों स्लिट सेम फेज में नहीं आ गई? कुछ समझ में आया क्या? कोड हो गई है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि दोनों स्लिट उस जगह पे हैं जहां से कोई वेवफ्रंट पास होता है। अगर ये सोर्स ले लें हम, अगर ये सोर्स ले लें, तो यहां से जो वेवफ्रंट पास हो रहा है वही वेवफ्रंट इस वाले से पास हो रहा है। अब हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि वेवफ्रंट पे एग्जिस्ट करने वाला कोई भी पॉइंट अपने आप को सोर्स समझता है। तो ये जो होल किया हमने, यहाँ पे जो होल कर रखा है, इस होल पे एक पॉइंट ले लो और इस होल पे दूसरा पॉइंट ले लो, तो ये भी अपने आप को क्या समझेंगे, सोर्स समझेंगे। तो यहां से भी लाइट चारों तरफ जाएगी, सोर्स, सेकेंडरी सोर्स हो गए। अब मान लो ये स्क्रीन है, स्क्रीन का ये वाला पॉइंट ले लिया आपने पी, तो यहां से कोई ना कोई रे इस पॉइंट पी पे जरूर आएगी, हाँ सर आएगी, और यहां से भी कोई ना कोई रे इस पी पे जरूर आएगी, आएगी। अब ये यहाँ पे सोर्स 1 और 2 बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्स हो गए, कैसे हो गए, आइडेंटिकल सोर्स हो गए। अब यहां से जो रे जा रही है, मान लो ये x1 डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रही है और ये x2 डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रही है, तो x1 और x2 यहां पे मिलके कुछ पाथ का डिफरेंस होगा डेल्टा x, उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x करके डेल्टा फाई निकालेंगे। और डेल्टा फाई की वजह से यहां पे इंटेंसिटी, अगर डेल्टा फाई मैक्सिमम हो गया, +1 हो गया, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और ये मिनिमम हो गया तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, सोच के देखो। तो अगर यहां इंटेंसिटी मिनिमम हो गई तो यहां पे डार्कनेस आ जाएगी, और यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई तो यहां पे ब्राइटनेस आ जाएगी, इतना श्योर है, ठीक है ना। अब इसी पे कहीं दूसरी जगह की अगर मीटिंग की बात करें, दूसरी जगह पे मीटिंग की बात करें, तो यहां से निकलने वाली कोई ना कोई रे यहां जरूर पड़ेगी, फिर यहां से भी निकलने वाली कोई ना कोई रे यहां जरूर पड़ेगी, ठीक है ना। तो हो सकता है यहां पे अगेन मान लो ये पॉइंट क्यू आ गया, ठीक है ना, तो क्यू पे हो सकता है डार्क पड़ जाए, हो सकता है ब्राइट पड़ जाए, कैसे भी हो सकता है। तो ऐसा ही यहां पे हो जाता है। फिर अगर ये कोई पॉइंट ले लो तो यहां से निकलने वाली कोई ना कोई रे इस पॉइंट पे जरूर आएगी, फिर इस पॉइंट पे यहां से भी जरूर आएगी। तो ऐसे ही ये जो पॉइंट है ये पूरी इस पे फैल जाते हैं, यूं फैल जाते हैं, पूरी स्क्रीन पे फैल जाते हैं, ठीक है ना। और यहां पे कहीं डार्कनेस, कहीं ब्राइटनेस, कहीं डार्कनेस, कहीं ब्राइटनेस, कहीं डार्कनेस, कहीं ब्राइटनेस ऐसे आनी शुरू हो जाती है। इन चीजों को बोलते हैं फ्रिंजेस, फ्रिंजेस बोलते हैं, एग्जैक्टली। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वो सारी बातें मैं बताऊंगा, अभी तो मैं बस समझा रहा हूं, क्योंकि भाई ये जो दो होल हमने बनाए हैं, जिसको डबल स्लिट बोला है हमने, स्लिट 1 और स्लिट 2, स्लिट 1 और स्लिट 2 का पर्पस ये है कि दो आइडेंटिकल सोर्स प्रोवाइड करना, ठीक है ना। फिर उनमें से जो लाइट निकल रही है वो स्क्रीन पे गिरेगी। अब स्क्रीन पे कहीं पे तो ब्राइटनेस आएगी, कहीं पे डार्कनेस आएगी, कहीं पे ब्राइटनेस आएगी, कहीं पे डार्कनेस आएगी, तो ऐसे एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो ये जो स्क्रीन है इस पे कहीं ब्राइटनेस, कहीं डार्कनेस, कहीं ब्राइटनेस, कहीं डार्कनेस है, उस चीज को फ्रिंजेस बोलते हैं। जो पैटर्न आएगा दैट इज द प्रूफ ऑफ इंटरफेरेंस। ये जो पैटर्न है, ठीक है ना, ये जो फ्रिंजेस बन रही है यही तो होता है प्रूफ, यही है प्रूफ ऑफ इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस का प्रूफ होता है और हमें अब ये थ्रू आउट पढ़ना है। पैटर्न होना नेसेसरी है, एग्जैक्टली यही तो समझाना है मुझे। सर आजकल के एडवांस के पेपर बहुत ईजी आया था फिजिक्स का, विधिन कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो गए ना, दो पेपर हो गए, पहले एक ही पेपर होता था, 7-8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते, तो बहुत धुआंधार क्वेश्चन हुआ करते थे, आजकल के थोड़े आसान आसान हो गए, ठीक है ना। तो ये बात नो जनरल टॉक लास्ट के 10 मिनट में करेंगे। आई एम सॉरी मैंने एंटरटेन किया, कोई गल नहीं, हाँ आई नो। अब सुनो ध्यान से, तो सेम फेज आइडेंटिकल सोर्स मिले हमें, वहां से इस पे पैटर्न बना। अब इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे हम कि ये क्या काम कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो भाई क्या होता है, हुआ क्या है, हमने ऐसा क्यों किया कि हमने भाई जो स्लिट है उनको तो ऐसे बनाया है, ठीक है ना, स्क्रीन को हमने ऐसे बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, और जो बीच वाली लाइन है, या जो बीच वाली लाइन है उसको हमने ऐसे लिया यहाँ पे यूं, पैटर्न के हिसाब से यूं, ठीक है। अब इनसे हो क्या क्या रहा है, क्या तरीके सुनते जाना। ऐसा क्यों किया और डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि भाई 100% गारंटी है क्वेश्चन की इस टॉपिक से एडवांस में। एक तो ये टॉपिक हो गया, एक डॉपलर इफेक्ट हो गया, ये टॉपिक ऐसे जो कभी मिस होते ही नहीं, वाईडीएससी और डॉपलर इफेक्ट, 2-3 टॉपिक और ऐसे मिस कभी होंगे ही नहीं, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। वो आने ही है, वो याद आएगा तो मैं बताता रहूंगा क्या। इसको देखो देखो क्या होता है, ये तो कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, कुछ और भी तो बोल सकते हैं। कार्डबोर्ड का मतलब ये है कि जिसमें से लाइट आर पार ना जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं कोई सोर्स रख देता हूँ, मान लो लाइट का सोर्स रख दिया, मान लो कैंडल जला दिया, बल्ब जला दिया, तो इसमें क्या लाइट चारों तरफ निकलती है, तो इसके वेव फ्रंट बनते हैं ऐसे, ये बना वेव फ्रंट, फिर ये अगले वाला वेव फ्रंट ये बना, फिर अगले वाला वेव फ्रंट ये बना, ऐसे वाला, ठीक है ना, फिर इससे अगले वाला भी वेव फ्रंट बनता है, ये अगले वाला वेव फ्रंट ये बना ये। लेकिन ये कार्डबोर्ड तो ऐसा है ना जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, तो जो वेव फ्रंट वाले पॉइंट है ना ये वाले, ये भाई इस कार्डबोर्ड के आगे तो लाइट जा ही नहीं सकती ना, ये तो ओपेक है, 100% ओपेक है, 100% ओपेक, इससे तो लाइट आर पार जा ही नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, जहां जहां वेव फ्रंट के पॉइंट पड़ते हैं ना
वहां होल कर लेते हैं, ऐसा होल कर देते हैं एक किलो, एक यहाँ पे होल कर दिया और एक यहाँ पे होल कर दिया। अभी आपको समझ आ गया होगा कि होल हुआ क्यों है, ठीक है, ताकि ये वाले पॉइंट अगले वाले मीडियम में एक्सपोज हो जाएं, अगले वाले मीडियम में एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले वेव फ्रंट पे दोनों पॉइंट आ गए, तो ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। सुनते जाना बात को ध्यान से, अब मैं कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आपको। और ये हमारी रेफरेंस लाइन है। अब मान लो यहां से किसी पॉइंट पे एनालिसिस कर रहे हैं और ये पॉइंट है y हाइट ऊपर यहां से, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कैपिटल D, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। ये कितनी है? स्मॉल d, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट पे हम एनालाइज करेंगे इस पॉइंट पे क्या होगा। तो भाई यहां से जो लाइट निकलेगी वो यहां पहुंचेगी ऐसे, और यहां से जो लाइट निकलेगी वो यहां पहुंचेगी ऐसे। हालांकि हर पॉइंट पे लाइट पहुंच रही है, पर हम तो केवल इस पॉइंट को लेकर कंसर्न है ना, y हाइट पे कि यहां पे क्या हो रहा है। तो भाई मान लो ये वाली डिस्टेंस x1 है और ये x2 है, ठीक है ना। तो यहां इस पॉइंट पे डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1। अब मैं आपको रियल पिक्चर दिखाता हूं, रियल पिक्चर अगले वाले पेज पे, अगले वाले पेज पे आपको उसकी रियल पिक्चर दिखाता हूं मैं क्या हो। रियलिटी, रियलिटी क्या होती है? रियलिटी ये होती है कि ये वाला जो d है ना, ये वाला जो d है ये मिलीमीटर्स में होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 मिलीमीटर मान लो, और ये वाला जो d है ये मीटर्स में होता है, इसको मान लो 2 मीटर। समझ रहे हो? रियलिटी ये होती है, ये जो कार्डबोर्ड की दो स्लिट है ना, ये बिल्कुल पास पास होती है, एकदम पास पास में, ठीक है ना, और ये स्क्रीन काफी दूर होती है, 1 मीटर 2 मीटर दूर रखी होती है। तो इसकी रियल पिक्चर बनाए ना बच्चों, तो ध्यान से देखना रियल पिक्चर कैसे बनेगी। ये लाइन खींच लो पूरी, ठीक है ना, ये पूरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन बनाऊं तो स्क्रीन बनेगी ऐसे, स्क्रीन यहाँ पे बनेगी अप्रोक्सीमेटली, ये स्क्रीन है। और अगर मैं कार्डबोर्ड बनाऊं तो कार्डबोर्ड बनेगा यहाँ पे, ये कार्डबोर्ड बनेगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 2 मीटर। ये 2 मीटर होगी यहाँ से यहाँ तक की, जबकि 2 मीटर से बहुत कम है। और दोनों स्लिट होगी 1 1 mm पे, 1 mm ये हो जाएगा, ये भी ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, दूसरा mm ये हो जाएगा। ये स्लिट S1 हो गई और ये स्लिट S2 हो गई, ये 3 4 mm है, ठीक है। हाँ, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये है स्मॉल डी। तो स्मॉल डी होता है 2 mm 3 mm मिलीमीटर में होता है, और ये जो डिस्टेंस है इतनी दूर होती है। तो अब आप देखो पी पॉइंट कहां है? पी पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा। ये अगर पी पॉइंट है तो यहाँ से आने वाली जो रे है, सुनते जाना बात को ध्यान से, यहाँ से आने वाली जो रे है इस जगह से, वो रे यहाँ आएगी, और एक यहाँ से आने वाली रे आएगी, यहाँ मीटिंग करेगी। ये रियल पिक्चर है, ऑलमोस्ट रियल पिक्चर है। इस ऐसी होती है। अब इस चीज को आप लोगों को समझाने के लिए इसको यूं कर दिया गया और यूं स्ट्रेच कर दिया गया, ताकि ये वाली पिक्चर आपको ऐसी दिखे, ये वाली पिक्चर आपको ऐसी दिखे। समझ रहे हो? रियल पिक्चर तो ऐसी होती है, जबकि ये भी मैंने कहीं 2 मीटर थोड़ी है, तब भी मैं इसको लिख रहा हूं 2 मीटर 2 मीटर, ये तो 2 मीटर से बहुत कम है, और ये 2 mm से बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट स्ट्रेट और पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन बहुत स्मॉल एंगल वाली लाइन है, ये वाला थीटा बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल, और ये ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, ऑलमोस्ट पैरेलल, पर पैरेलल होती नहीं है, ऑलमोस्ट होती है, बहुत छोटी होती है। अब यहाँ पे जो हम काम करेंगे उसको देखना आप, ठीक है ना। मेरा टारगेट है इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स निकालना, क्योंकि भाई जब मैं इस पे डेल्टा एक्स निकालूंगा ना, तभी मुझे इस पे डेल्टा फाई मिल सकता है, क्योंकि डेल्टा फाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। जब डेल्टा फाई मिलेगा तभी मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की इंटेंसिटी तो मुझे पता है कि ये दोनों तो सेम है, आई और आई तो सेम है, क्योंकि सेम वेव फ्रंट पे है, सेम वेव फ्रंट पे है, ये सेम वेव फ्रंट पे पड़ रही है दोनों लाइनें, तो इंटेंसिटी तो दोनों पॉइंट की सेम है। बहुत बढ़िया। अगर दोनों पॉइंट की इंटेंसिटी सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो तभी पता चलेगी जब डेल्टा फाई, तो मेरा टारगेट है यहाँ का डेल्टा फाई पता करना, और उसके लिए डेल्टा एक्स पता करना। तो डेल्टा एक्स क्या होता है? x2 - x1, इन दोनों का डिफरेंस। अब उसको निकालने का बहुत सुपर तरीका है, वो देखना क्या है। ये जो मिड पॉइंट है ना, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, मिड पॉइंट को मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, इस वाली लाइन को यहाँ से यूं मिला देते हैं। चलो भाई अच्छी बात है, मिला दिया, यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लेते हैं कितना है। ये वाला एंगल निकला है कितना? थीटा। ये मान लो ये थीटा एंगल निकला है यहाँ पे, ठीक, इसको थीटा मान लिया। अब यहाँ से इस जगह से देखना बच्चों ध्यान से, इस जगह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पे? इस वाली लाइन पे, यूं परपेंडिकुलर डालते हैं, ऐसे ऐसे यूं परपेंडिकुलर डालते हैं ऑलमोस्ट। ये वाला एंगल कितने का है? 90 का। ये परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दिस डिस्टेंस इज योर x2 - x1। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है ये दोनों, तो ये वाली डिस्टेंस इनका डिफरेंस हो जाती है। सर कैसे? ये तो नहीं लग रही सर हमें। अब देखो रियल पिक्चर, असली वाली पिक्चर देखो। यहाँ पे अगर इसको सेंटर मान के मैं यहाँ से इस जगह से इस पे परपेंडिकुलर, इसको जूम कर लेते हैं पहले, तो इसको ना जूम कर लेते हैं पहले, और यहाँ देखो, अगर मैं उसको सेंटर मान के यहाँ से यूं परपेंडिकुलर डालूं ना, यूं ऐसे, तो यही वाला तो डिफरेंस निकलेगा, बस इतना सा, यही तो डेल्टा एक्स निकलेगा, क्योंकि ये वाली x1 होगी, ये वाली भी x1, उसको सेंटर मान के यहाँ पे ये करूँ तो, ठीक है ना, और ये ऑलमोस्ट 90 पे क्लिक होगी यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी डेल्टा एक्स हो जाए, बहुत छोटा होता है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो भाई यहाँ से ये x2 - x1 निकलेगा। अब ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, चाहे ट्राई कर लो। इस वाले एंगल को ऊपर ले जाओगे थीटा बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा। इस वाले पॉइंट को नीचे लाते जाओगे, ऐसे लाते जाओगे नीचे नीचे नीचे, तो ये वाला थीटा कम होगा, तो पता है ये वाला थीटा भी कम होगा, तो इसलिए ये दोनों थीटा बराबर है। तो अब आप ये देखो, अगर ये वाली चीज डी है और ये थीटा है, तो ये जो डेल्टा एक्स है ये आपका डी साइन थीटा हो गया। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो समझ लो आप उसी फ्रेम पे खड़े हो गए हो, यानी कि उसी लेवल पे हो जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूं। डी साइन थीटा अप्रोक्सीमेशन है ये, दिस इज काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो डेल्टा एक्स है ना, डी साइन थीटा हो गया, और हमें तो पता पहले ही है कि थीटा बहुत स्मॉल है। अगर थीटा हम छोटा ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं और टेन थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ सर, अगर टेन थीटा लिख सकते हैं तो क्यों ना इसको वाई बाई कैपिटल डी लिख दिया जाए, वाई बाई कैपिटल डी, ये लिख देते हैं। रियल पिक्चर देख लो, इस वाली लेंथ में और इस वाली लेंथ में ज्यादा अंतर थोड़ी है, अगर ये पी बिल्कुल कम है, भाई ये तो वाई है और ये कैपिटल डी है, अगर ये लाइनें बिल्कुल ऐसे बहुत दूर है और ये स्लिट है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाई बाई डी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई डी साइन थीटा, यानी कि डी वाई बाई कैपिटल डी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे क्या पता चल जाएगा? इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इतने वाई पे अगर डी इतना लेते हैं और स्मॉल डी इतना लेते हैं, तो इतने वाई पे डेल्टा एक्स कितना आता है। देखो डी वाई बाई कैपिटल डी डायरेक्ट आ रहा है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं है,
कोई आपको फोन पे बोल रहा है कि यार मैंने तो कार्डबोर्ड से और इसको इतने मीटर पे रख लिया और स्लिट के बीच की डिस्टेंस इतनी और मैं चाहता हूं इस डिस्टेंस पे मुझे डेल्टा एक्स पता चले, तो आप फोन पे कैलकुलेट करके बता दोगे उसको? फोन पे कैलकुलेट करके बता दोगे आप? तो बता मुझे क्या है, मैं बताता हूं तेरे को डेल्टा एक्स क्या आता है, तो आप फटाफट इस वाले डी की और इस वाले डी को डिवाइड करके वाई से मल्टीप्लाई करके दे दोगे उसको। तो ये तो बहुत आसान हो गया। तो एक्चुअल में आसान हो ही गया ये। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहां पे इस जगह पे किसी तरीके से, ठीक है ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा आ जाए। लैम्डा क्या है भाई? लैम्डा वो लाइट है जो आप यूज कर रहे हो, लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है, लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा आ गई तो डेल्टा फाई कितना आएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स को लैम्डा 2 पाई आ जाएगा। अब डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई आ गई तो कॉस फाई की वैल्यू +1 आती है। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है ये एक लैम्डा के बराबर आ जाए तो यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। यानी कि यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आने का मतलब है कि बहुत ब्राइट होगी, रे बहुत ब्राइटनेस प्रोवाइड कर देंगी इस पॉइंट पे। और अगर कहीं यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू इस जगह पे 3/2 लैम्डा आ गई, मान लो 3/2 लैम्डा आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा फाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा से लैम्डा कर गया, 2 से 2 कर गया, 3 पाई। इसका मतलब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू यानी कि कॉस 3 पाई की वैल्यू तो -1 होती है। -1 का मतलब होता है कि इंटेंसिटी जो होगी वो अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होगी और इसका स्क्वायर। और I1 और I2 तो बराबर है, दैट मींस ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी अगर I1 I2 बराबर। आइडेंटिकल सोर्स लिए ना हमने, क्या लिए? आइडेंटिकल सोर्सेज लिए हैं, आइडेंटिकल सोर्स लिए तो I1 = I2 ये आ जाएगा। अब I1 अगर I2 के बराबर है, आइडेंटिकल सोर्स लिए आपने, तो जिस जगह पे ये डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी वहां तो बिल्कुल डार्कनेस आ जाएगी। जीरो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? डार्कनेस। तो भाई अगर ये वाई ऐसी जगह पड़ गया जहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो डार्कनेस तो आ जाएगी। तो यहाँ पे ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों कुछ भी हो सकती है। अब छोटा सा मुझे मैथ फैलाना है। क्या फैलाना है मुझे? मैथ फैलाना है, ठीक है ना। तो जरा मैं देखता हूँ कितने लोग फॉलो करेंगे इस मैथ्स को, क्योंकि इस मैथ से ही लोगों को क्लैरिटी आती है। यहाँ पे हल्के लेवल का मैथ है बहुत, बट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। प्रीवियस पेज दिखा रहा हूँ बस एक मिनट। ठीक है, अब ये ब्राइटनेस डार्कनेस दोबारा आएगी, चिंता मत करो। मैथ में क्या फैला रहा हूं मैं, देखो ये बता दो आप, ध्यान से सुनना। कि अगर भाई कोई कह रहा है कि भाई अगर ये डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, ये डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, ये वाला, तो यहां पे जो जैसे ये स्क्रीन हो गई और भाई ये ब्राइटनेस और डार्कनेस वाला पॉइंट हो गया, ये। तो ये वाला सोर्स S1 हो गया और ये वाला सोर्स S2 हो गया। ये अपना लाइट सोर्स हो गया, ये स्लिट हो गई, S1 और S2, सोर्स बोल दो स्लिट बोल दो एक ही बात है। अगर मैं यहां पे देखूं इस पॉइंट पे, ठीक है ना, ये क्या है? सेंट्रल पॉइंट है ये। अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर ये X1 है और ये X2 है, ठीक है, तो यहां पे डेल्टा एक्स तो 0 होगा। ये X1 हो गया, ये X2 हो गया और ये डेल्टा एक्स हो गया। मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। यहाँ पे अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा। 10 है, डेल्टा एक्स कितना हो गया? 0। 0 होने का मतलब हो गया कि भाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई भी 0, इसका मतलब कॉस 0 की वैल्यू तो +1 होती है। +1 का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, यानी कि यहाँ तो ब्राइटनेस ही होगी, यानी कि सेंट्रल वाले पोर्शन पे तो ब्राइटनेस ही होगी चाहे कुछ भी हो। इसलिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं इसको, कि यहाँ वाली जो फ्रिंज होगी, यहाँ वाली जो स्ट्रिप होगी वो ब्राइट होगी, शॉर्ट में बोलते हैं CBF। ये हो गया, ठीक है ना। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहां में स्पेस की जरूरत है, ठीक है ना। सुनते जाना ध्यान से। तो भाई मान लो ये X1 हो गया, ये X2 हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चल देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, तो भाई X1 तो छोटा हो गया और X2 थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो हो सकता है जो ये थोड़ा सा जब हम ऊपर चलेंगे तो X1 तो छोटा हो गया, तो भाई ये तो हो गया 9.5 और ये हो गया मान लो 10.5। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो 1 हो गई यहाँ पे। अगर ये 0 है तो ये 1। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट और ऊपर ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ ले लूँ तो ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा और ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये आपका 9.0 हो जाए और ये आपका 11.0 हो जाए। तो डिफरेंस कितना हो गया? 2 का। अगर मैं इससे अगले वाले पॉइंट पे चला जाऊँ यहाँ पे, तो आप देखो जो S1 है, S1 की वैल्यू इसके सामने बिल्कुल मिनिमम रहेगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे पहुंचे हम, तो ये वाला भी यहाँ पे सामने वाला पॉइंट है, ये मिनिमम हो गई। मान लो कितनी हो गई? 8.5 हो गई X1 की वैल्यू और X2 की वैल्यू हो सकता है 11.5 हो गई, ठीक है। तो ये कितना डिफरेंस हो गया? 3 का। अगर मैं इससे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया मान लो मैं, ठीक है ना, इससे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच गया मान लो यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट पे भाई S1 की वैल्यू तो यहाँ तो थोड़ी ज्यादा थी, कम होती रही, कम होती, यहाँ मिनिमम हो गई। मिनिमम के बाद वापस बढ़नी चालू होगी, तो जो 8.5 थी वो वापस से 9.0 हो जाएगी एक बार को। और फिर जो ये नीचे वाली वैल्यू है जो थोड़ी बढ़ रही थी 11.5, ये थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों अब जो पॉइंट बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। ये वाली पॉइंट एकदम से अप्रोक्सीमेटली 13 हो जाएगी, इसमें इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा, 13 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 4 बनती चली जाएगी। ये वाली, अब मान लो ऊपर वाला जो पॉइंट है ये, इस वाले पॉइंट पे आप इसको मिलाओगे तो इंक्रीमेंट कितने का आएगा? मान लो 9.5 हो गया ये, ठीक है ना। तो ये 14.5 हो जाएगी ताकि ये 5 का बनता रहे। इससे ऊपर वाला पॉइंट लोगे, ये वाली डिस्टेंस अगर थोड़ी ज्यादा हुई तो ये इसमें और ज्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये वाली चीज अगर कम तेजी से बढ़ रही है, 10 हो गई, तो ये सीधे सीधे 16 हो जाएगी, तो ये 6 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब आप बात को ध्यान से सुनना। अगर X1 और X2 का डिफरेंस लोगे, आप X1 X2 का डिफरेंस लोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। डेल्टा एक्स का डिफरेंस बढ़ता जाता है, ये गणित है, इट्स अ मैथ, ऐसा होता है। X1 X2 तो अलग अलग होंगे और ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है जो मुझे आसान लगी आपको दिखा सकूं जिससे, ये तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि आप ये देखो, अगर मैं यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहा हूं मैं,
ठीक है ना, यहां से तो जितनी दूर ये वाली लाइन है ना, इनकी इनकी जो ये वाली लाइन है, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं ये वाली, तो ये वाली लाइनें बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ये वाली लाइनें थोड़े से एंगल से बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ऐसी लाइन एंगल बढ़ाते रहोगे बहुत लंबी होती चली जाएंगी कहीं तक भी। तो ऐसा ये मैथ है इस तरीके का कि भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, इन दोनों लाइनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 0 था। इस वाले पॉइंट पे थोड़ा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, बढ़ता 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 चला जाए। ऊपर तक जाओगे तो दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस जो है वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। इट्स अ मैथ, ये समझना में बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालोगे आप, तो यहाँ तो 0 आएगी, कहीं पे फिर 1.5 भी आएगी, कहीं 1 भी आएगी, कहीं 1.5 भी आएगी, फिर 2 भी आएगी, फिर 2.5 भी आएगी, फिर 3 भी आएगी, फिर 3.5 भी आएगी, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होगी पर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये मैथ है। तो अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, अगर लैम्डा बाई 2 हो गई तो मिनिमम हो जाएगी, और फिर वापस लैम्डा हो गई तो मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर 3 लैम्डा बाई 2 हो गई तो मिनिमम हो जाएगी, फिर 2 लैम्डा हो गई तो फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर 2.5 लैम्डा हो गई या 5 बाई 2 लैम्डा हो गई तो मिनिमम हो जाएगी, फिर 3 लैम्डा हो जाएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऐसे पैटर्न बनता चला जाएगा। तो इस वाली स्क्रीन पे जब हम देखेंगे ऊपर की तरफ, तो कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, ऐसे होता चला जाएगा ऊपर की तरफ, इस वाली स्क्रीन पे, ये वाली स्क्रीन पे। और सेम चीज नीचे की तरफ भी तो होगी, सेम चीज नीचे की तरफ भी होगी, लेकिन एक चीज श्योर है कि जहां पे x1 x2 बिल्कुल बराबर होंगे वो सेंट्रल पार्ट बिल्कुल ब्राइट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या आपको ये मैथ समझ में आया, ये वाला, ये आसान नहीं है, ये इमेजिन करने के लिए पॉइंट है इसमें। हाँ, कि दोनों का डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, चाहे कोई छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, डिफरेंस बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे डिफरेंस नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, अब मान लो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d, क्या आप मुझे बता सकते हो इस डिफरेंस की डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस कितना हो सकता है दोनों का, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस हो सकता है d, इस वाले d से ज्यादा डिफरेंस आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो 0 है और बढ़ता जाएगा, और जब ये दोनों लाइनें, इससे निकलने वाली दोनों लाइनें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी ऑलमोस्ट सीधी हो जाएंगी, तो इन दोनों का भाई x1 तो ये हो गई और x2 ये हो गई, इन दोनों लाइनों का डिफरेंस d हो जाएगा, तो d यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस है, d से ज्यादा नहीं हो सकता। अब बताओ, आप जो इनफाइनाइट बोल रहे थे वो ट्रू था क्या, इनफाइनाइट पे पहुंच के भी इनफाइनाइट नहीं होगा। हाँ, इसलिए जो फ्रिंजिंग पैटर्न है वो आसपास ही रहता है, दूर जो फ्रिंजेस है वो दिखती नहीं है, ये इम्पॉसिबल। ठीक है ना, चिंपुल निकला ना, ये तो चिंपुल निकला। हाँ, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब फिर एक बात सुनो ध्यान से, जैसे मैंने स्क्रीन बना दी यहाँ पे, ठीक है ना, ये बना दी मैंने स्क्रीन, खुश हो गए हम, ठीक है ना, ये बना दिया मैंने रेफरेंस लेवल, ठीक है ना, ये बना दिया मैंने कार्डबोर्ड, ठीक है ना, ये दो बना दिए मैंने होल S1 और S2, और यहाँ पे मैंने कोई आर्बिट्रेरी ले लिया पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन मैंने यू मिला दी, दूसरी लाइन मैंने यू मिला दी, ठीक है ना, अब इस पॉइंट पे ये वाली डिस्टेंस आपकी x1 हो गई, ये वाली डिस्टेंस आपकी x2 हो गई, तो यहाँ का जो डेल्टा x है वो आपको पता चल गया, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितने पे है, y पे, ये है y पे, तो ये होगा स्मॉल d इंटू वाई अपॉन कैपिटल D, साफ साफ पता है भाई, स्मॉल d तो ये वाला हो गया, कैपिटल D ये वाली डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की, तो ये डेल्टा x आपको पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पे ब्राइटनेस होगी क्या होगी। अब हमें इतना पता है कि यहाँ तो ब्राइटनेस ही होगी, तो अगर मैं इस स्क्रीन को दिखाऊं आपको, जो ये ब्लू वाली स्क्रीन है, अगर इसको दिखाऊं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे, तो ये जो स्क्रीन होगी ना, ये जो स्क्रीन होगी, ये स्क्रीन कैसे होगी, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जो सेंटर है, ठीक है ना, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू, इस जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, तो कहीं ना कहीं लैम्डा भी होगी, कहीं ना कहीं 2 लैम्डा भी होगी, कहीं ना कहीं 3 लैम्डा भी होगी, कहीं ना कहीं 4 लैम्डा भी होगी, ऐसे ही नीचे चलेंगे, यहाँ पे लैम्डा भी होगी, यहाँ पे 2 लैम्डा भी होगी, और यहाँ पे फिर 3 लैम्डा भी होगी, यहाँ पे फिर 4 लैम्डा भी होगी, और बीच बीच में, यहाँ बीच बीच में भाई कहीं ना कहीं लैम्डा बाई 2 भी तो आएगी, यहाँ पे लैम्डा बाई, यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 आएगी, यहाँ पे 5 लैम्डा बाई 2 आएगी, यहाँ पे 7 लैम्डा बाई 2 आएगी, एंड सो ऑन। भाई जब यहाँ है तो यहाँ लैम्डा बाई 2 भी तो आएगा, फिर यहाँ पे 1.5 लैम्डा आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 भी आएगा, और यहाँ पे 5 लैम्डा बाई 2 भी आएगा, और यहाँ पे 7 लैम्डा बाई 2 भी आएगा, और ये जितने भी 5 लैम्डा बाई 2 अगर डेल्टा एक्स निकालने लगो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 5 लैम्डा बाई 2 करोगे, 2 से 2 कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 5, हाँ 5 लैम्डा बाई 2, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू, एक सेकंड, ये तो मैंने डायरेक्ट डेल्टा एक्स लिख दिया ना, तो डेल्टा के फॉर्मूले में डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा एक्स की वैल्यूज आ गई तो डेल्टा फाई निकालेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 5 लैम्डा बाई 2 अगर मैं डाल दूं यहाँ पे, तो 2 से 2 कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 5 पाई आ गया जिसकी वैल्यू -1 आएगी, 7 लैम्डा बाई 2 डालूंगा तो 7 पाई आएगा, 3 लैम्डा बाई 2 डालूंगा तो 3 पाई आएगा, सब पे वैल्यू -1 रहेगी, तो ये तो डार्क रहेगी, तो ये पॉइंट तो ब्राइट आएगा, और ये वाला पॉइंट आपका डार्क आएगा, तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे चलता रहेगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है ना भाई, लास्ट के 10 मिनट अपन जनरल टॉक करेंगे, तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लेता हूँ, ये लो अभी ले लेता हूँ एक्सटेंशन, अभी तो आएगा नहीं, ठीक है ना, 5 मिनट का एक्सटेंशन ले लेंगे, पहले मैं इसको बता दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट आएगी यहाँ पे, ये लो भाई ब्राइट लाइट बना देता हूँ मैं, तो व्हाइट कलर इज ब्राइट लाइट, ये, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर ब्राइट आएगी, थोड़ी देर बाद फिर ब्राइट आएगी, ऐसे नीचे भी होगा, थोड़ी देर बाद फिर ब्राइट आएगी, थोड़ी देर बाद फिर ब्राइट आएगी, तो ये ब्राइट लाइट सबसे पहले, फिर यहाँ पे जहाँ पे लैम्डा होगा, थोड़ा यहाँ से बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, 2 लैम्डा नीचे की तरफ लैम्डा, ये 2 लैम्डा, तो ये जो ब्राइट लाइट है ना, ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्राइट लाइट पास पास जाएंगी, ब्राइट लाइट पास पास, यहाँ पे दूर दूर होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ बिल्कुल दूर हो जाएंगी, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद ये लाइनें फिर से पास आनी शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पे आके ये फिर पास आ जाएगी, बिल्कुल इस वाली लाइन के बिल्कुल पास आ जाएंगी यहाँ पे, और इसके बाद फिर ब्राइटनेस कम होनी शुरू हो जाएगी, तो इसके बाद ये लाइनें फिर दूर दूर जानी शुरू हो जाएंगी ऐसे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दूर रहेंगी, डार्कनेस आ जाएगी, उसके बाद फिर नजदीक आनी शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पहुंच के फिर ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, यहाँ पे ये ब्राइट फिर दूर दूर जानी शुरू हो जाएंगी, और फिर काफी दूर हो जाएंगी, ठीक है ना, ऐसे फिर जैसे ये वाला पॉइंट है, इसके बाद फिर ब्राइटनेस कम होनी शुरू हो जाएगी, ब्राइटनेस कम होकर यहाँ पे बिल्कुल ही डार्क आ, देखो ब्लैक कलर तो डार्क है ही, ठीक है ना, और फिर ये डार्कनेस फिर कम होनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से, फिर डार्क भाई डार्कनेस का मतलब ब्राइटनेस कम होना शुरू हो जाना,
ये फिर ऐसे हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जहां जहां पे भी ब्राइटनेस बढ़ेगी उसके बाद फिर ब्राइटनेस ये लाइनें दूर दूर होनी शुरू हो जाएंगी, फिर मैक्सिमम डार्क और फिर ये लाइनें फिर पास आनी शुरू हो जाएंगी। अब सुनना बात को ध्यान से, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, फिर ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया, तो ये वाली चीजें हमें फील होगी कि हाँ भाई ये ब्राइट है, ये मैक्सिमम ब्राइट है, ये वाली लाइन है, ये लाइनें मैक्सिमम ब्राइट है, और ये डार्क है, ये मैक्सिमम ब्राइट हो गई, ये वाली ये लाइनें मैक्सिमम ब्राइट होगी और ये डार्क होगी। अब अगर इस पैटर्न को आप देखोगे, इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो ध्यान से सुनना आप बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये पैटर्न आपको ऐसा दिखाई देगा स्क्रीन पे, यूं दिखाई देगा आपको ये पैटर्न स्क्रीन पे, और इसको दूर से देखो, ऐसे आंखें बंद करके, आंखें थोड़ी सी बंद करके दूर से देखो, ऐसे देखो दूर से, ये पैटर्न दिखाई देगा आपको ऐसा। फ्रिंजेस वैसे नहीं दिखाई देंगी, आपको ऐसी दिखाई देंगी फ्रिंजेस। जिसको समझ में आना उसको आ जाएगी कि भाई डार्क और ब्राइट का मतलब क्या है, बारकोड टाइप। इसको आप थोड़ी सी आंखें बंद करके ना दूर से देखो ऐसे, तो ये वाला पार्ट जो है ना बच्चों, ये वाली चीज, ये दिस इज योर डार्क पार्ट, ये क्या है, डार्क पार्ट है, और ये वाला क्या है, दिस इज ब्राइट, दिस इज डार्क, दिस इज ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ये फिर ब्राइट हो गया, ये फिर डार्क हो गया। क्या कुछ समझ में आया? ऐसा पैटर्न बना हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक। ये वाले वो पॉइंट होंगे जो ब्राइट वाले पॉइंट है, ये वाले, ये। अब ऐसा नहीं कि डार्क इनसे अलग है, ये वाले वो पॉइंट होंगे जो डार्क है। देखो आप इमोजी ऑन करिए सर, लाइक करना। कोई बात नहीं बेटा, ये डिसलाइक वाले भी ना पूरे इंतजार कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि ये डिसलाइक तब करते हैं जब बहुत ज्यादा बढ़िया माहौल चल रहा होता है, ठीक है। बस इसके बाद जनरल टॉक कर लेंगे, चिंता मत करो। मुझे बस यही समझाना था कि कहीं आप ये ना सोच लो, कहीं आप ये ना समझ बैठो कि डार्क ब्राइट कहीं ऐसी ना होती हो, ठीक है ना भाई। ये भी तो दिमाग में आ सकता है ना कभी कभी कि कहीं भाई डार्क ब्राइट ऐसे ना हो कि ये पूरा का पूरा ऐसा, कहीं ऐसा ना समझ लो। मुझे डर भी तो रहता है ना बहुत चीजों का, कि कहीं आप ऐसा ना समझ लो कि भाई ये वाला पोर्शन पूरा ब्राइट, ये वाला फिर ब्राइट, और ये वाला फिर ब्राइट, ये वाला फिर ब्राइट, ऐसे ना कॉन्सेप्ट ध्वस्त हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई पूरा का पूरा पोर्शन ये वाला ब्राइट है, पूरा का पूरा ब्राइट, ठीक है ना, और पूरा का पूरा डार्क, फिर पूरा का पूरा ब्राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये वाली चीज तो गलत हो जाएगी, ये तो सरासर गलत हो जाएगी। कहीं आप ऐसा ना समझ लो, मैं ये मुझे क्लियर करना था, ठीक है। तो एक्चुअल में पैटर्न ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल 100% ब्राइट और डार्क, ये कि बिल्कुल ब्राइट पट्टी अलग, डार्क पट्टी अलग, पट्टियां नहीं होंगी, स्ट्रिप्स नहीं होंगी, ये ऐसे होगा, ऐसे धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे कम होगी, इस तरीके से। तो इसको डार्क फ्रिंज बोलेंगे, दिस इज योर डार्क फ्रिंज एंड दिस इज योर ब्राइट फ्रिंज, ये होगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही इसी जगह मैं वाईडीएससी को रोकता हूं, यहीं से शुरुआत होगी, यहीं से शुरुआत होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दिस इज द राइट पैटर्न, ये राइट पैटर्न है, ये एकदम राइट पैटर्न है। जितनी बुक में ऐसी स्ट्रिप्स बना रखी है ना, बस समझ लो उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाना तो दूर की बात, किसी बच्चे को सही सही समझ भी आए ना उसको भी निपटा देंगे वो, ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। चलो अब मैं ना 5 मिनट का एक्सटेंशन ले रहा हूं बेटा, जनरल टॉक कर लेते हैं अभी, जो भी आप बोल रहे हो एडवांस को लेके, इसको लेके, और फिर डिस्कशन का देख लेंगे। वीसी वीसी नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे दे दूंगा, वीसी बहुत मैसिव लगता है मुझे, ठीक है ना। किसी से वीसी कर लो फिर दूसरे बच्चे का दिल टूट जाता है, तो वीसी भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हाँ कर लेंगे, ठीक है ना। चलो जनरल टॉक, डाउट टैब, वाईडीएससी ऐसा होता है क्या वाईडीएससी? काइंड ऑफ, ओके। asked by Arunaditya. Sir, how can J202 first attempt will be in Feb? Because if it is start from Feb, then second attempt will be in March when there will be term 2. तो क्या बेटा इस बार भी तो ऐसा ही था, बोर्ड की थोड़ी ना चिंता कर रहे हैं वो लोग, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, बोर्ड का उसका लेना देना वो मानते ही नहीं है। ओके ओके, कुछ लोग पूछे सर मोस्ट वांटेड कब स्टार्ट हो रहा है? अब अभी स्टार्ट होगा, अभी वेरी सून। देखो भाई ये 5:30 वाला एक स्लॉट है, मान लो ये स्लॉट है आपके पास एक, अगर ये फ्री हो गया तो मैं कुछ भी करा सकता हूं इसमें, तो बस मैं इसके फ्री होने का वेट कर रहा हूं, 2-3 दिन में वेव ऑप्टिक खत्म हो जाएगी, मैं मेंटली भी फ्री हो जाऊंगा और मेरे पास एक स्लॉट भी फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। बस इस स्लॉट में ऐसी चीजें निपटाया करेंगे। सर ऑर्गेनिक कैसे करें, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं हो पा रहा यार, ट्राई करो टीचर्स, जो भी बेस्ट हो उसकी उसमें बैठ के कर लो, बिना गाइडेंस के मत करना। सर वेव्स थोड़ा वीक है तो वो आप बैकलॉग शॉट्स में कराओगे कि मैं खुद कर लूं, ठीक है ना। देखो बेटा क्या होगा, अगर थोड़ा वीक बोल रहे हो तो आपने पढ़ तो रखा है, तो ट्राई ओनली क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चन ट्राई करो, उन्हीं से ही फीलिंग आएगी कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, क्वेश्चन से ही फीलिंग आएगी, थ्योरी मत पढ़ना, नो थ्योरी। ऐसा लगता है ना कि फंडे कम हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, आप तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एंड ओनली क्वेश्चंस, क्वेश्चन ही करने हैं, उन्हीं से होगा जो भी होगा। सर शुड जेई 202 फर्स्ट अटेम्प्ट बी इन अप्रैल? भाई अप्रैल से भी पहले एक्सपेक्टेड है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। जेई की 2022 वालों की जो डेट है वो जल्दी अनाउंस होने वाली हो सकता है, मैं मतलब हम तो वर्स्ट से वर्स्ट सीन मान के चलेंगे ना, तो मेरा मानना यह है कि यार आप ये मत सोचो कि वो लेट होगा, ठीक है ना। फैब नहीं तो मार्च में हो जाना चाहिए, मार्च में तो पक्का ही होगा मेंस, और अगर कुछ लोगों ने ज्यादा ही मचा दी
कुछ लीडर्स और ये सब ऐसे हो गए तो वो थोड़ा लेट हो सकता है, बट हम तो मार्च मान के चल रहे हैं भाई, मार्च अज्यूम करके चल रहे हैं, हम तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं। सर आप चैप्टर वाइज, सर मैंने 11th प्लस से नहीं किया है, 11th वीक है, क्या करूं बता दीजिए। सर मैंने 11th प्लस से नहीं किया है, 11th वीक है, क्या करूं भाई। मेरे हिसाब से तो आप अगर कोई बैच देखना चाहते हो तो बैच देख लो, वरना अगर आपको ट्रू एडवाइस दूं तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लो, ठीक है ना, चैप्टर वाइज फास्ट फॉरवर्ड मोड में। जो भी चैप्टर आपको लग रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से करना है तो उठाओ उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, ज्यादा बेटर है। रिवीजन होता है यार, ठीक है ना। और 11th को आप ये मत समझो कि उसकी थ्योरी पढ़ोगे आप, 11th में तो बस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ करना ही नहीं है तुम लोगों को। समझ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं बस। सर अब प्लीज ज्योमेट्रिकल के नोट्स दे दो, ओके। ज्योमेट्रिकल के नोट्स आ जाएंगे आपके पास आज या कल में, पक्का। बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है उनको, रेडी होने में भी। सर मैं HCV सॉल्व कर रहा हूं बट उसके क्वेश्चन में बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, थोड़े कुछ में और थोड़े ऑप्टिक्स वीक है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करूं। ट्राई करते रहो आप, देखो अगर आप HCV कर रहे हो, ठीक है ना, और पहले थोड़े स्मॉल स्मॉल से क्वेश्चन कर लो, छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लो, छोटे छोटे से क्वेश्चन कर लो सारे, ठीक है। उसके बाद जो HCV की एक्सरसाइज कर लो, और उसमें आप बोलो प्रॉब्लम आ रही है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके तब आप HCV की एक्सरसाइज करो, पहले एग्जांपल कर लो सारे। और ये थॉट लेके चलो कि यार मैं तो सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं वो मैं सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। मेरे को सोचना ही नहीं है कितना है, मैं तो सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। मैं खुद को जज करूंगा ही नहीं कि मुझे आता है नहीं आता है, मैं तो अब जो पढ़ूंगा उसको सीख लूंगा बस, फिर नहीं भूलूंगा। ऐसे सोच के करोगे ना तो स्ट्रेस कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा। सर पेपर कहां से मिलेगा भाई, एडवांस का पेपर तो पूरा नेट पे पड़ा हुआ है ना, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट से कहीं भी ले लो। वो तो जेई वालों ने दे दिया एडवांस का पेपर, तो ये एडवांस का पेपर है, उठा लो कर लो, वो तो उन्होंने ही दे दिया, ठीक है। चलो सर आपकी शीट का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सा है जहां मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज 1 एंड 2 एंड 4A, ये तो मस्ट है, ठीक है ना। और आपको एडवांस के लिए जाना है तो फिर 3rd भी करनी पड़ेगी, 4B भी करनी पड़ेगी, ये भी करना है, फिर होल मटेरियल करना पड़ेगा, होल मटेरियल, पूरा का पूरा मटेरियल, सारा का सारा करना पड़ेगा, ये देखो आप, ठीक है। सर ज्यादा कौन से टॉपिक्स में से थे वो सारे बता, मुझे तो इस बार का पेपर इतना बैलेंस और मिक्स लगा है, मतलब मैकेनिक्स मुझे काफी ज्यादा लग रही है इसमें, मैकेनिक्स अच्छी खासी लग रही है पेपर में। तो चलो बच्चों 9 बजे एडवांस का हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं फिर से, ठीक है ना, स्पेशल क्लास में।